हमारे बढ़िया है। Okay. Now in democratic countries, decisions are taken by consulting each other, but practically it is not possible for people to sit together every day and take all the decisions. Not everyone has the time. जैसे स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में होता है कि अगर कहीं पर किसी कंस्टिट्यूएंसी में कोई डिसीजन लेना है तो 50,000 लोग जगह जगह से आगे इकट्ठे हो जाते हैं रोड पे ना, क्योंकि वो थोड़ी सी कंस्टिट्यूएंसी, छोटी कंस्टिट्यूएंसी है, लेस डेंसली पॉपुलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में वो इकट्ठे होकर निर्णय ले लेते हैं। बट हमारे इंडिया में ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो लैक्स एंड करोड्स ऑफ लोग हैं किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में। तो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, दिल्ली हैं, तो वहाँ तो करोड्स में हैं, तो वो एक साथ नहीं आ सकते और निर्णय नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंड देम, ठीक है। एंड दीज लेजिस्लेटिव, अगर लेजिस्लेटिव है तो उस स्टेट में बैठेगा, और या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजते हैं, तो वो कहाँ बैठते हैं, देन पार्लियामेंट में। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो 3 टीयर गवर्नमेंट है, यानी जैसे कि 2 तरीके का हमारे यहाँ चलता है। एक तो यूनियन गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट को क्या कहते हैं सर लोग, तो जैसे ये केंद्र सरकार, इसे क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, उसके नीचे कौन सी होगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है? जैसे ये ठीक कह रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर प्रोविंशियल तो वो होता है ना जिसमें ये दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। नहीं, प्रोविंस जो है उसी का ही जो अभी आज मॉडिफाइड वर्जन है वो राज्य है। पहले प्रोविंस थे, जब अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, तब प्रोविंस थे, मद्रास प्रोविंस, तो अलग अलग प्रोविंस थे। और उसके नीचे में क्या आती है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, अब कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है, पंचायती राज। दैट इज जो जगह जगह वार्ड के और पार्षद के चुनाव होते हैं या सरपंच के चुनाव होते हैं, तो वो अपने अपने गांव की देखभाल करते हैं, उनको पैसा मिलता है इसके लिए, अपने जगह के लिए, तो उसको कहते हैं पंचायती राज। 5 करोड़ रुपए सैलरी 5 करोड़ रुपए। ये जो विद्यार्थी में एक बैठा नहीं जो सब जगह केबल कनेक्शन देता है, वो भी पार्षद बन गया, उसको 5 करोड़ रुपए मिल गया, जबकि वो 11,000 के वेतन पे कार्य कर रहा था। तो 5 करोड़ क्यों मिले? अपने क्षेत्र का विकास करो, उसके अंडर में 6 गलियां हैं, बस 6 गलियों के 5 करोड़। हाँ, अब देखो, तो आपको ये 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट समझ में आया? तो ये क्या है, क्या ये पावर शेयरिंग है? यानी केंद्र ने अपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसेमिनेटेड इट्स पावर टू स्टेट एंड द स्टेट हैज डिसेमिनेटेड इट्स पावर टू लोकल गवर्नमेंट। केंद्र ने सारी शक्ति अपने हाथ में नहीं ले ली, वो कोई डिक्टेटर नहीं है, उसने शक्तियों को डिसेमिनेट किया, रिलीज कर दिया। तो ये क्या है, ये पावर शेयरिंग है। अगर पावर एक के हाथ में रहे तो ज्यादा अच्छा है कि 2 के हाथ में? 2 के हाथ में रहे कि 100 के हाथ में रहे तब ज्यादा अच्छा? 100 की जगह अगर 1 लाख के हाथ में रहे, और यहाँ तक पहुंचते जानते हो, ये हमारे यहाँ 150 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 1 करोड़ लोग कहीं ना कहीं या तो सरपंच है, कुछ 1 करोड़ लोगों के हाथ में पावर है। तो सोचो कितना खुशहाल देश होगा। 2-4 लोगों के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर सरपंचों की ही संख्या काउंट की जाए तो जो जोधपुर में और सब जगह मिला करके न जाने कितने 500 तो सरपंच हो जाएंगे। सिर्फ एक जिले की बात कर रहे हैं, कितने गांव हैं, सबके सरपंच लोग। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्या उनके हाथ में पावर नहीं है? उनको पैसे दिए गए, पावर दिए गए, अधिकार दिए गए, कुछ भी बात हो सरपंच से साइन करा लो, हाँ ठीक है तुम्हारी शादी हुई है सर्टिफाइड, तो पावर आ गई उसके हाथ में। तो आपको मतलब हर चीज का पावर को डिसेमिनेट कर दिया गया जितना लोकल लेवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी समस्या का समाधान हमारे यहाँ का सरपंच बेहतर कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर। उसको क्या मालूम कि इनकी संस्कृति क्या है, इनका क्या एथनिक है। तो जो लोकल है, लोकल आदमी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, तो इसलिए लोकल को दे दिया गया, तुम ही संभालो। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को क्या कहते हैं बताइए? पावर शेयरिंग। पावर इज नॉट सेंट्रलाइज्ड टू सिंगल पर्सन, इट इज क्या कर दिया गया, डिसेमिनेटेड, रिलीज कर दी गई। अब देखो ये 3 टीयर गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है? 3 टीयर गवर्नमेंट। क्या आपने रेलवे में देखा है कि 3 टीयर्स एसी होता है? तो एक सबसे ऊपर की टीयर बर्थ होती है, एक उसके बीच की और एक नीचे की, ऐसा होता है रेलवे की नहीं?
कि एक आदमी यहाँ लेट के किताब पढ़ रहा है और एक आदमी यहाँ पर बैठ के पढ़ रहा है, और यहाँ पे तो 3 टियर गवर्नमेंट है इसी तरीके से। तो दिस इज 3 टियर, सबसे ऊपर बीच वाला और ये वाला, उसके अंडर में ये और इसके अंडर में ये। अब देखिए, तो अब आगे की बात देखें कि ये जैसे कि ये लेटा हुआ है और ये बुक खोल के पढ़ रहा है, तो अब देखें कि ये कौन सी पावर डिवीजन है, पावर शेयरिंग। क्या ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, क्या ये इनके प्रति जवाबदेह है और ये इनके प्रति जवाबदेह है, तो इसको किस तरीके की पावर शेयरिंग कहते हैं बताओ? वर्टिकल। मतलब वर्टिकल क्या? वर्टिकल पावर शेयरिंग कि जैसे दादाजी ने अपनी शक्तियां आपके पिताजी के हाथ में दे दी, पिताजी ने कुछ कहा जाओ लो 20 रुपए जाओ मौज करो, तुम्हारे हाथ में दे दी, तो वो पावर शेयरिंग हो गई। और एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जैसे कि किसी भी टियर में, अच्छा ये ले लो कि एनी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट, उसके 3 स्तंभ हैं, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका मतलब है विधायिका जो कानून बनाती, क्या? यस सर, टू मेक लॉज। और इसका मतलब है कार्यपालिका, टू इम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है। और इसका है न्यायपालिका। अच्छा, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। कानून। विधि का मतलब कानून या लॉ। विधायक का मतलब जो कानून से बना हुआ बंदा हो, जो कानून बनाता हो, तो यहाँ जो विधायक हैं वो सब विधि है। और इसी तरीके से जो, ठीक है, तो विधि से विधायक बना है, तो ये क्या करता है? इट प्रोमलगेट्स लॉ, या ये क्या कर सकते हो, इट मेक्स लॉ, और ये इम्प्लीमेंट लॉ करता है। और अगर कोई कानून का कोई वो करता है, ठीक है, सो इफ डिसिप्लिन इज ब्रोकन देन जुडिशरी कम्स इन पिक्चर, चेक एंड वो सब चेक करता है। तो इस तरीके से उस पर चेक रखता है लोगों पे कि वेदर द रूल इज प्रोमलगेटेड प्रॉपर्ली और नॉट। पुलिस ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये जितने भी आईएएस, आईपीएस और पुलिस और इस तरीके से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी, यहाँ तक कि आपके स्कूल के टीचर, केवी के टीचर, बैंक का कर्मचारी, वो सब भी एग्जीक्यूटिव, जिसको सरकार वेतन देती है। कहे कि हमने डिमोनेटाइजेशन किया, चलो सब लोग रुपया बांटो, सबके पैसे डिफेंस वाले नहीं होंगे ना? सब कोई, मतलब किसी को भी वो यूज कर सकती, क्योंकि उनको वेतन दे रही है। उसका कोई इमरजेंसी, सबको लगा दे लाइन में, सब चौराहे के किनारे खड़े हो जाओ देखो, तो सबको देखना पड़ेगा। यानी जो कानून बनाया गया है उसको इनको मानना। और सर ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 3 स्तंभ है। इसमें ये इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, और इसमें ये, तो अब सबके अपने अपने अधिकार हैं बटे हुए। तुम कानून बना दो, बाकी हम देखेंगे हम कैसे, तुम्हें काम है कानून बना, कोई वायलेट करेगा तो जुडिशरी कहती है हम देखेंगे। तो ये क्या तीनों एक लेवल पर है? क्या ये तीनों लेवल हमारे यूनियन में भी पाए जाएंगे, यूनियन गवर्नमेंट में भी, और यही तीनों लेवल इसमें भी पाए जाएंगे और इसमें भी पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट है तो उसके 3 लेवल्स क्या हैं? यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके सारे मेंबर्स क्या कहलाते हैं? पहले ये बताओ। एमपी। ये ठीक है, उसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो कहाँ बैठते हैं बताइए? सर पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये संसद है, वो संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। सो इट इज पार्लियामेंट हाउस। वो कहाँ बैठेंगे बताइए? दिल्ली में। पार्लियामेंट हाउस। और पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली में है। अच्छा, इस पार्लियामेंट हाउस में 2 अलग अलग सदन हैं, तो लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोकसभा, राज्यसभा। लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जो लोअर हाउस है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ये ठीक कह रहे हैं, दैट इज स्पीकर। अच्छा हाँ, इसका अपर हाउस। और अपर हाउस का इधर जो बैठता है वाइस प्रेसिडेंट। तो ये वाइस वेंकैया नायडू। और सर स्पीकर ओम बिरला है ना? ठीक है, हाँ सही कह रहे हो, प्रेसिडेंट। तो ये दोनों हो गए। जो अपर हाउस है उसके मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। जैसे जो लॉरेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान अपने अपने क्षेत्रों के,
तो उनको मनोनीत किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा और उसको राष्ट्रपति अनुमोदित कर देता है, यस यू हैव सेंट दिस मच। हाउएवर दीज पर्संस की उस राज्य में कितना वेटेज है, उस स्टेट में कितने बीजेपी के हैं, कितने कांग्रेस के, उतने मेंबर्स उसको मनोनीत करने पड़ते हैं, उसको मानने वाले। तो राज्यसभा में भी एक तरीके से पॉलिटिकली है, क्योंकि कुछ बीजेपी का समर्थन करेंगे कुछ, हाउएवर दिस इज ए हाउस, अपर हाउस, दिस इज ए हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये कैसा है कि बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं या खिलाड़ी हैं या किसी अभिनय के क्षेत्र में, रेखा हो गई, सचिन हो गए, खेल के क्षेत्र 12 लोगों को मिलता है ना? नहीं, जितने भी मेंबर्स होंगे इसमें ये अनुमोदित होंगे कि उसने प्रपोज किया और उसने उसको ऐसा नहीं होता कि 135 या 235 प्लस 12 करके कुछ जाते हैं? नहीं, टोटल जो भी है ये कभी ये इलेक्ट नहीं होते हैं, इसको मुख्यमंत्री अपनी तरफ से अनुमोदित करता है अपने अपने फील्ड के लोगों को और वो यहाँ आ जाते हैं। और जो लोअर हाउस है उसके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। टोटल कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? जैसे ये 546 हैं और इसके क्या 245, तो मिला के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए 546 प्लस 245 7 हो गया। अच्छा, इसमें कोई भी अगर लॉ बनना है तो क्या 791 ये देखो, कोई भी लॉ बनना है तो लोअर हाउस में भी पास होना होगा और अपर हाउस में भी। कोई भी लॉ अगर बनना है, जैसे नियम बनता है कि अनुच्छेद 371 हटाएगा तो दोनों जगह पास होगा, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल है उसको कौन पास लोकसभा, लोकसभा, उसमें इसका काम नहीं है कि हमें पुल बनाना है और हम 7,000 करोड़ रुपए देते हैं, बोलो सब राजी हो। अब विपक्ष तो ये नहीं कहेगा मत बनाओ, क्योंकि सारी दुनिया, सारा भारत सुन रहा है ये पुल नहीं बनाने दे रहा, अगली बार इसे देख लेंगे। विपक्ष ये कह देगा कि हु आर इन सपोर्ट से यस, हु आर इन अपोजिशन से नो, पूछता है कि नहीं बाद में स्पीकर, तो क्या वो बोलेगा? वो तो ये नहीं कहेगा, वो भी कहेगा यस हाँ बनाओ बनाओ, हमें हमारा क्या जा रहा है, तुम पर पैसे खर्च कर रहे हो। तो अल्टीमेटली कोई भी फाइनेंशियल बिल है उसे तो पास होना ही होना है। विपक्ष मना करेगा क्या कि नहीं? तो कोई सवाल नहीं उठता एक भी व्यक्ति मना करे। सो ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर टू बी ये passed by लोकसभा। हाउएवर एनी लॉ रिगार्डिंग लेजिस्लेचर या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट उन दोनों का इसमें जरूरी है, ठीक है कि नहीं? और बहुत ज्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसमें सभी राज्यों की भी सहमति जरूरी है, जिनसे राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी जरूरी। तो आपने ये देखा कि अगर मान लीजिए यूनियन लेवल पर हो तो यूनियन लेवल पर लेजिस्लेटिव को क्या कहते हैं? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? और यूनियन लेवल पर एग्जीक्यूटिव हो तो क्या आईएएस कहते हैं? बोलो आईएएस। और यूनियन लेवल पर जुडिशरी हो तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं? अब देखो तीन चीजें हमने बताई। सर हाई कोर्ट नहीं बोलते? नहीं, अब स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट। देखो यूनियन लेवल के 3 टियर हमने बता दिया आपको। कौन कौन से 3 टियर पता है? एमपी होगा लेजिस्लेचर में, एमपी आईएएस होगा, और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे? बोलिए, या फिर सेंट्रल स्कूल के टीचर होंगे। अच्छा, इनमें क्या होगा? जिसको सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा चीज होगी सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन होगा, जो विधायक होगा, इसको क्या कहेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको सांसद कहते हैं क्या? बोलो, क्या एक सांसद? आप ये देखिए, ये जो एक सांसद है वो पाली का सांसद यहीं रहता है, उसके घर के सामने स्टैंड एमसी लेके एक आदमी खड़ा रहता है। केवी से आते तो आता है कि नहीं? वो क्या नाम है उसका? चौधरी, पीपी चौधरी। तो पीपी चौधरी को जब भी तो लोकसभा का चैनल खोलोगे पगड़ी लगाए दिख जाएगा, वहां पर वो खड़े होकर भाषण देता रहता है। तो यही है, पहले वो मंत्री भी रह चुका है मोदी सरकार में और वो यहीं रहता है। तो आप समझिए पाली का सांसद है, पाली यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर ये वहां का सांसद है और केंद्र में मंत्री भी है। अभी नहीं है लेकिन पहले रहा करता था। तो आपने समझा, एक किसी भी सिटी का जो मेन होता है वो सांसद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कह रहे हो? हाँ, अब जैसे देखो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हर टियर में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट में बात की जाए तो ये लेजिस्लेटिव है। केंद्र में कानून कौन बनाएगा? एमपी। केंद्र में उसे प्रोमलगेट कौन करेगा? आईएएस एंड पुलिस, सेंट्रल पुलिस। और केंद्र में उसके ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा? जो टॉप में है।
अगर सारी कोर्ट से ऊपर टॉप कोर्ट, सारे लोगों से ऊपर आईएएस, सारे लोगों से सर ऊपर आईएएस में चीफ सेक्रेटरी रखता है ना सर? आईएएस जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सलाहकार होता है, सचिव जिसको कहते हैं। तो वो क्या करता है, इनका एक सेक्रेटेरिएट भी बना है। जो बड़े बड़े मंत्री क्या उनको एक सलाहकारों की जरूरत पड़ती है, तो वो सचिव होते हैं, उनका सचिवालय कहलाता है। जहां पर भी कहीं भी संसद भवन होगा उसके बगल में सचिवालय होगा, वहां उनके सेक्रेटरी रहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? घर भी रहेगा आसपास लेकिन सचिवालय है, वहां वो बैठेंगे, वहां उनका ऑफिस रहेगा। ठीक है, अब ये देखो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है राजस्थान में? स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, गहलोत सरकार है। गहलोत सरकार क्या है, अब पहले जोधपुर से एक व्यक्ति चुना गया, उसे क्या आप कहेंगे सांसद? पूरे जोधपुर कंस्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुना जाए तो क्या वो दिल्ली में जाके बैठेगा? हाँ यही है सर, 10 लोग चुनते भाई। हैं। आप ये समझिए, जोधपुर एक शहर है, हर एक शहर से एक व्यक्ति चुन के जाए, कानपुर शहर से, जोधपुर शहर से। तो ऐसे भारत में कितने शहर है? क्या 545 शहर है? और इसीलिए 545 सीटें हैं, जितने शहर उतनी सीटें। 546 बात समझ आएगी नहीं? 546 सीटें। तो हर का जोधपुर शहर से एक व्यक्ति चुना जाएगा, तो वो कहाँ बैठेगा? दिल्ली। हाँ? कौन चुनेगा? हम लोग चुनेंगे। देखो दो होते हैं, एक कैसे होते हैं, जनरल इलेक्शंस और एक असेंबली इलेक्शन। तो अगर एमपी चुना जाएगा तो किसके थ्रू चुना जाएगा? जनरल इलेक्शंस। तो उससे क्या देश का प्रधानमंत्री तय होता है। और असेंबली इलेक्शंस जो राज्यसभा के चुनाव हैं, उनसे कौन? ये सही कह रहे हैं, गहलोत जैसे मुख्यमंत्री। सर सीएम ये हाँ सीएम। तो जैसे ये बात कह रहे हैं कि बताओ असेंबली इलेक्शन में कौन चुना जाएगा? क्या राज्य की सरकार है? और जनरल इलेक्शन में कौन चुना जाएगा? ये देखो, तो यहाँ क्या लिख रहे बताइए, जनरल इलेक्शंस होते हैं इनके लिए। क्या ये 5 साल में होते हैं? 5 इयर्स में होते हैं। और अब आगे की बात करो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड को क्या कहेंगे, जरा वो भी देख लें। इतना आपके उसमें आ गया ना, अब हम आगे बढ़े, इसको थोड़ा हमें हटाना पड़ेगा। सर एक हाँ सर जनरल इलेक्शंस का मतलब है कि जो जिससे संसद के लोग चुने जाएं, 546। और क्या उससे प्रधानमंत्री भी तय होगा? बोलो यस सर। भाई, आपने चुन लिया और ये सब लोग जाके दिल्ली में बैठेंगे। अब उसमें जो बहुमत दल का नेता होगा, जिसकी मेजॉरिटी है, वो अपना नेता चुन लेगा। तो जैसे बहुमत किसको मिला था आपको मालूम है कि 289 इसमें बहुमत है क्या? इधर देखो। हाँ यस सर। 289 बहुमत हो गया। इधर देखिए आप बात सर 279 किसको हो गया। तो अगर बीजेपी को इतना मिल गया, बीजेपी के लोगों को 289 की सीट मिल गई, 289 एमपी बीजेपी के ही पहुंच गए इतने में से। अब बाकी 40 कांग्रेस के, 20 ये बीजू जनता दल के और 10 पहुंच गए जेडीयू के, 20 समाजवादी पार्टी, 3 बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां हैं इस देश में। तो 70 पार्टियां हैं, तो उसमें से 280 बीजेपी के ही पहुंच गए। तो उन्होंने अपना नेता चुना, हमारा नेता मोदी है। और जो बहुमत के दल का नेता है, क्या वही प्रधानमंत्री बन जाएगा? जिसने मेजोरिटी पाई उन्होंने अपना नेता चुन लिया। अलग से 289 एक कमरे में गए, बोले हम लोगों में से कौन नेता है, कौन नेता? बोले मोदी नेता। अब मोदी नेता उनका बन गया। हमने यहाँ से सांसद बना के भेजा। अब वो सांसद वहाँ जिसको नेता चुन ले, जैसे पीपी चौधरी। अब यहाँ पर जोधपुर का भी, वो तो पाली का है, इनको मालूम है पाली का है, ऐसे जोधपुर का भी कोई गया होगा। तो ये जो एक एक बंदे गए, अगर इन्होंने वहाँ मोदी को न चुना होता तो क्या मोदी हिम्मत जुटा पाते प्रेसिडेंट के पास कि भाई हमें चुना गया है बहुमत दल का नेता, हमें प्रधानमंत्री बना दो? बोले चुना गया, दिखाओ जरा चिट्ठी, किसने किसने साइन किया? तो लेटर देखेगा, हाँ इतने लोगों ने साइन किया। बोले ठीक है, हम तुमको ये पास एक लेटर लिख के देगा, ठीक है तुम अपना बहुमत सिद्ध करो, तुम्हें इतने लोगों ने चुना। साइन लेटर देना पड़ता है कि इतने लोगों ने साइन किया है, मैं बहुमत दल का नेता हूँ। तो मोदी गए राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ने देखा हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है, ये उन्हीं के साइन है। अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम परसों अपनी मेजॉरिटी वहां साबित करना। तो उसने बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, whoever in support say yes, whoever in support say no. तो how much? Yes is in more in number, so you are prime minister. सर प्रेसिडेंट का सिलेक्टेड होता है? प्रेसिडेंट सारे लोग मिल करके, इनके सबके वेटेज हैं, वो सारे इनके वेटेज के हिसाब से पूरा भारत इलेक्ट करता है। पूरा भारत? हाँ, उसके लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ। उसके लिए जो लेजिस्लेचर है, सारे लेजिस्लेचर वो सब मिल करके अपनी वोटिंग करते हैं। उसमें भाई आप सब एमएलए भी करेगा, एमपी भी करेगा, लेकिन जो एमपी है उसके वोटिंग ज्यादा है, क्योंकि उसके अंडर में पूरा जोधपुर शहर है। और अब जरा देखो
अब हम किस पर आए बताइए? नाउ वी आर एट स्टेट गवर्नमेंट। बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आ गया? सर मतलब हम लोग पार्टी चूज करते हैं और फिर एमपी के लोग पार्टी के आगे चूज करते हैं। अब जैसे हमने सारे एमपी चुन लिए, अब वहां पर इतने एमपी बीजेपी के पहुंच गए, तो वो हम लोगों को अंडरस्टूड रहता है कि मोदी को ही अपना नेता बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे सारा चुनाव लड़ा जाता है। फिर वहां जब वो बैठते हैं तो वो अब आपस में, मान लो मोदी भी, अब बगल में अमित शाह भी खड़े, नहीं हमको भी चुना जाए, बोले तुम्हें नहीं चुनेंगे उनको चुनेंगे। अब वो सब बीजेपी के ही हैं, अंदरूनी उनकी कला भले ही हो। उन्होंने कहा मोदी को कितने लोग वोट देते हैं, तो 280 में मान लीजिए 200 लोग खड़े हो गए मोदी के लिए और 80 लोग अमित शाह के लिए खड़े हुए, तो उनको मिला है क्या? नहीं। सर तो लेकिन सर अगर सब अपने आप को ले लिए तो अपने आप को कैसे वोट देंगे? सबको रिकॉग्निशन होता है ना, वेटेज होता है। तो ऐसे सब डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है कि सब लोग, अपना सबकी कैपेसिटी होती है, तो जिसका प्रभाव होता है उसको देते हैं सब। ऐसे तो पार्टी टूट जाएगी। अपने क्या सब इतने लोग प्रधानमंत्री बनने के काबिल होते भी हैं, कुछ नए सांसद पहुंचे होते हैं, तो फिर अगले दिन जिसने अपने आप को दिया उनके पास मालूम होता है इसने अपने आप को निकालो इसको पार्टी से, ये तो फूट डाल देगा। तो ऐसी हिम्मत नहीं होती किसी की कि अपने आप को दे दे। तो अगर मान लो उसमें भी अगर मोदी को मिल गया 200, तो वो देखेगा कौन 80 थे जिसने अमित शाह को दिया था, उससे बदला लेना। तो हिम्मत नहीं जुटाएगा कोई उसमें कि वो ये देखेंगे कौन जीत रहा है उसी को दे दो, अपनी जान छुड़ाओ। समझ में आई बात कि नहीं? अगर विरोध किया और दूसरा जीत गया तो पार्टी के अंदर उनसे बदला लिया जाएगा। हाँ तो सर फिर तो असैसिनेट कर देते हैं तो बुरी बात है। असैसिनेट नहीं करते हैं, मतलब फिर उनमें कलह चलती है, ऐसे पार्टी सर के अंदर अभी assassinate ये नहीं। वेस्ट बंगाल में हुआ था, ममता बनर्जी हार गई थी, तो वो फिर तो उसका करते हैं, कोई दूसरी माहौल- पार्टी के लोग करते हैं। तो ममता बनर्जी तो गुंडागर्दी करती हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे सब जगह नहीं चलता, ठीक है? और बंगाल में बहुत ऐसा होता है। हाँ सर, वहाँ बीजेपी के पर सारे मरवा- माओवादी भी हैं, तो उनसे मिल करके ये सब करते हैं। अब जरा देखो कि अब हमने यूनियन गवर्नमेंट देख ली ना, अब दूसरा देखो यूनियन गवर्नमेंट के आपको 3 टीयर समझ में आ गए? यस यस। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में क्या 28 स्टेट्स हैं? Yes, sir. तो क्या हमारे यहाँ 28 स्टेट गवर्नमेंट्स हुई? Yes, sir. स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और उन 29 स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या 3 टीयर हैं? भाई 29 स्टेट है, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट, कहीं कांग्रेस का शासन है, कहीं बीजेपी का, कहीं जेडीयू का है, और कहीं और भी किसी का, सर, JDU का जैसे डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का शासन है कहीं कहीं पर, जैसे जयललिता हुआ करती थी, स्टालिन है आजकल, तो ऐसा हुआ सर। स्टाइल मतलब वो वहाँ के करुणानिधि के बेटे, तो ऐसे हैं। तो 28 स्टेट गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो अब ये 28 स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट में बताओ जो लेजिस्लेचर है वहाँ कौन बैठेगा? क्या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? एमएलए से स्टेट का है। हाँ, बताओ राजस्थान में ये जो सारे एमएलए हैं वो कहाँ बैठेंगे? कहीं एक जगह। ये ठीक कह रहे हैं, जयपुर में। क्यों इन्होंने जोधपुर नहीं कहा? क्योंकि जयपुर राजधानी है, तो उस देश उस राज्य की राजधानी में बैठेंगे। जैसे देश की राजधानी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, तो इसमें भी क्या एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। लोअर हाउस को क्या कहेंगे और अपर हाउस? बोलिए। सॉरी लोअर हाउस लोकसभा का। ये ठीक कह रहे हैं, विधानसभा। और राज्य और इसको विधान परिषद। हाँ विधान ये ठीक कह रहे हैं, विधान परिषद। क्या इन्हीं को जो साउथ के हैं क्या विधान सुधा भी कहते हैं? तो कर्नाटक चले जाओ, बेंगलोर में, वहां विधानसभा नहीं लिखा है, वहां सौधा लिखा है, विधान सुधा। तो वो वही समझना, विधान परिषद सब जगह एक ही है। परिषद में हमें है, सुधा बोलते हैं। हाँ वहां सर सुधा। विधान मतलब विधान विधि से बना है, विधि का मतलब कानून, विधि से बना है विधि, विधि को बनाने वाला विधान, और विधि से बना है विधाता। लिखा नहीं गया, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, विधि ने तेरी कथा लिखी। दिस नेचर इज कॉल्ड, ये इसको क्या कहते हैं? बिकॉज इट इज अबाइडेड बाय लॉ, दैट्स व्हाई दिस नेचर इज कॉल्ड विधाता। और विधाता, विधाता कौन है बताओ? भगवान। क्या वही सारे कानून बनाता है? और विधाता ने ही क्या ये विधि बनाई है, प्रकृति, उसको विधि कहते हैं। विधि का मतलब कानून भी होता है, और विधि से विधायक बना है, और विधि से विधान बना है। तो आप समझ गए इसकी एटिमोलॉजी क्या है, मतलब किस तरीके से शब्द आया है। विधि हुआ, विधान हुआ, विधाता हुआ, ये सब कानून से ही तो बने हुए हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है? एज यू से दैट यू प्लीज, है बात की नहीं? Yes, sir. अब जरा देखो, तो ये विधान परिषद है,
इस ये क्या अपर हाउस है, यहाँ सभी मुख्य लोग बैठेंगे, विद्वान लोग, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, यहाँ अनाड़ी बैठते हैं या खिलाड़ी बैठते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चुन के जाएंगे वो बैठते हैं कि नहीं। सो लोअर हाउस में चुन के जाते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, क्या इनको बोलेंगे एमएलए की इनको, कि दोनों को मिला के, दोनों को मिला के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ जाए सो एमएलए, चाहे वो विधान परिषद में बैठे चाहे विधान सभा में, ये सारे इलेक्टेड होते हैं, ये सारे सेलेक्टेड होते हैं। ऐसा उसमें भी था, समझ आई बात की नहीं। तो यहाँ पर दो कौन कौन से थे, ऊपर वाले क्या इलेक्टेड थे और नीचे वाले सेलेक्टेड। तो ऐसा हमेशा होता है, और यहाँ पर भी यही चीज है, ये इलेक्टेड और ये लोअर अपर हाउस क्या है, विधान परिषद। विधान परिषद पूरे भारत में 28 हैं और विधानसभा भी 28 है, लेकिन कहीं कहीं सुधा नाम है। कर्नाटक में जाओगे सर तो सेलेक्ट क्या गवर्नमेंट करता है? सेलेक्ट में अनुमोदन करता, चीफ मिनिस्टर लिख देगा इनको 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 लिया जाए, और प्रेसिडेंट के पास भेज देगा, उसने कहा ठीक है इनको इनको ले जाए, चलो आज से तुम सब तो वो अपने मतलब अपने मर्जी से कैसे करता है? अपने मर्जी से नहीं। मान लीजिए कांग्रेस के उसके पास यहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो ये देखा जाएगा कि उसके कितने सांसद हैं केंद्र में पहुंचे, उसके बेसिस पर मतलब आपका कितना वेटेज लोकसभा में, उतने वेटेज राज्यसभा में वो दिया जाएगा। लेकिन चाहे राज्यसभा, अभी हमने आपको यहाँ भी तो बताया, इसका कार्यकाल कितना है, 5 years। लोकसभा का, फिर राज्यसभा का 3 ये बात आपने सही बताई। 6 years का क्या मतलब है, सर 1/3 होता है ना कुछ की, एक मतलब मान लीजिए मतलब कि 200 people 2 साल बाद 1/3 को हटा दिया जाएगा, 1/3 को हटा दिया जाएगा, क्योंकि हर 2 साल में 6 साल पूरा हो जाता है उनका। तो जिसको अगर 1946 में मान लीजिए 45 लोगों को चुना गया, 45 साल है, फिर 1948 में फिर 45 को चुना गया, और फिर 1950 में 45 को चुना गया। 45 ना मानो, 245 को जरा ये 3 से डिवाइड करो, 82 को चुना गया। अच्छा ये बताओ, अब 1952 आ गया, क्या इसने 6 साल मजे कर लिए क्या? हाँ। 46 से 52 तक बोले अब तुम लोग जाओ। सर 81.2। अब आप देख लीजिए 82 मिलके तो 246 होते हैं कि नहीं, तो 1/3 है, अप्रोक्सीमेटली 1/3। तो उनका विदाई समारोह होता है, बड़े रंगारंग कार्यक्रम होते हैं राज्यसभा में जब उनका विदाई। तो इनके 6 साल हो गए क्या, तो इनसे बोला जाएगा तुम जाओ और नए आओ, तो नए 82 आ गए। अब क्या इनका अगले में 6 साल होने वाला है 1954, जाओ देख लो 48 से 54। तो इनसे बोला जाएगा तुम जाओ, नए आएंगे। तो बोलो हर 2 साल में क्या राज्यसभा में से 1/3 मेंबर हटा दिए जाते सर हैं। वो तो जब पार्टी चेंज होगी तभी हटाएंगे। पार्टी नहीं चेंज होगी, यही बात है कि हम चुनाव जीत के आ गए, अब हम वेट कर रहे हैं राज्यसभा में अगला 2 साल कब आए, मेरे मेंबर बढ़ जाए वहां, तो मैं राज्यसभा में भी धारा 371 लागू कर दूं। नहीं तो उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं। जैसे 371 लागू हो रही थी ना, 371, तो राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, क्योंकि अभी अभी जीत के पार्टी आई है, तो कैसे राज्यसभा में बहुमत हो जाए। तो उसने वहां जाके बोला राज्यसभा में हम लोग फॉरेन में एक सर्वे करने के लिए भेज रहे हैं, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। बोले जाओगे, तो विदेशियों ने कहा, विपक्षियों ने कहा हमको भी भेज दो। देखो सुनो बात, तो वो बोले हमको भी भेज दो। बोले हाँ ठीक है, अब हमारे लोग तो जाते रहते हैं, तुम ही लोग जाओ। और उन्होंने 50 लोगों का नाम लिख दिया, ठीक है वहाँ आप लोग जाइए, घूम के आइए, सर्वे करिएगा, मजे करिएगा, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। अगले दिन जब इनको रवाना किया, यहाँ अब इनका बहुमत हो गया, क्योंकि वे पक्षियों को भेज दिया था। अब धारा 371 ले आए, कहाँ पे ले आए, आर्टिकल 371 हटना था ना कश्मीर में, कि कश्मीर को हमें मिला लेना है, अब वो अलग नहीं है। तो अब लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। देखो ये बीजेपी राज्यसभा में जा रही है 371 आर्टिकल रिमूव करने, वहां तो इसका बहुमत ही नहीं है, ये तो वहीं गिर जाएगी। लेकिन उसको क्या पता था, एक दिन पहले वो उन सबको विदेशों में घूमने भेज चुके हैं, और उनका मोबाइल ले लिया, बोला वहाँ मोबाइल की जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग कॉल कर रहे हैं, धारा 371 का बिल आ गया, तुम लोग वापस आओ या फोन पे अपना वोट दे दो। उनको मोबाइल ही नहीं जा रहा है, सबके मोबाइल ले लिए गए थे। और यहाँ पर धारा 371 पास हो गई अपर हाउस में, क्योंकि उनके तो 50 लोग मिसिंग है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। तो वो मिसिंग क्यों है, क्योंकि उनको सीक्रेटली भेज दिया गया है। और फिर वहां जब पास हुई, बोला अरे वो तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, लौटो तो। उनको अगले दिन बुला दिया है, वो स्विट्जरलैंड उतरने भी ना पाए थे कि वापस आ गए। बोले इसीलिए तो तुमको भेजा गया था। और फिर लोकसभा में धूमधाम से पास हो गया, तो दोनों जगह पास हो गया। समझ में आई? नहीं तो ये सारे ट्रिक क्यों चलाने पड़ते हैं?
अगर मान लो उसका वहां पर होता, जैसे इन्होंने बताया कि वहां होते ही वहां हो जाएगा, होते ही कैसे हो जाएगा, 2 साल तो होने दो, जब वो हटेंगे तब तुम्हारा होगा। सर लेकिन फिर ये तो फ्रॉड है। फ्रॉड इसलिए नहीं है, फ्रॉड देखो ये सरकारी, ये इसी को तो कहते हैं कि चाणक्य नीति, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज होता है, तो ये सब चलना पड़ता है। राजनीति। और इसके अलावा वहां पर उसे पास कराना था, वहां की उससे किससे पास कराना था, जम्मू कश्मीर की जो विधायक असेंबली से कराना था कि नहीं, वहां असेंबली भंग कर दी गई थी पहले से। अमित शाह ने बोला 4 साल से भंग है, यहाँ चुनाव मत कराओ। तो अगर असेंबली भंग हो जाए तो क्या सारे जो अधिकार हैं वो वहां के राज्यपाल के हाथ में आ जाते हैं, और अपना राज्यपाल भी बैठा रखा था, तो बहुत सारी ट्रिक चली गई वहां पर। देखो यहाँ पर भी हो जाए भाई, अगर ऐसे किसी राज्य को तुम मिला लोगे क्या अपने यहाँ, कह दोगे केंद्र शासित है उस राज्य, ऐसे यूपी को बोल दोगे, यूपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो गई, केंद्र शासित का मतलब समझते हो कि प्रेसिडेंट के अंडर में, प्रेसिडेंट के अंडर में तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ही एंजॉय करेगा सारे राइट्स। तो वहां पर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की संसद ही भंग थी, 4 साल से चुनाव ही नहीं हो रहे थे, और राज्यपाल इन्होंने अपना बैठा दिया। जैसे ही 371 गई, राज्यपाल ने कहा यस इट इज अप्रूव्ड, आई एम योर मेंबर। राज्यपाल कौन बैठाता है, प्रेसिडेंट बैठाता है, लेकिन उसे अनुमोदित कौन करता है, अनुमोदन प्राइम मिनिस्टर करता है कि ऐसा राज्यपाल होना चाहिए। तो ये सब ट्रिक खेली गई 4 साल पहले से, सीक्रेटली प्लान चल रहा था, लेकिन किसी को कानून खबर नहीं थी और अनुच्छेद। सर अमित शाह क्या है? अमित शाह गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के भी बहुत पावर होती है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी 551 रियासतों को अपने में मिटा दिया। तो होम मिनिस्टर की बहुत पावर, कोई भी इंटरनल अफेयर्स होंगे उन सबको होम मिनिस्टर। सर बोला था प्रेसिडेंट के पास उतना पावर नहीं होता, बस साइन करते हैं। प्रेसिडेंट के पास अपने पावर्स हैं, जो दिखाना चाहे तो दिखाए। अब जैसे भी है, तो एक प्रेसिडेंट एक सम्मानजनक पोस्ट है, उसको इम्यून करने के लिए कि ये डिक्टेटर ना बन जाए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को भी गेट खोलना पड़ता है प्रेसिडेंट को, तो ये सम्मान है कि तुमसे बड़ा है कोई, वहाँ कोई तुम्हारा बाप बैठा है, ये चीज दिखाने के लिए। नहीं तो वो सोचे मैं ही तो सबसे बड़ा हूँ, नहीं तुम सबसे बड़े नहीं। समझ आई बात की नहीं? तो ये एक तरीके का टीयर सिस्टम हमारे यहाँ बना रखा है, बैरियर। अब देखिए, तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली समझ गए आप? Yes, sir. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में लोअर हाउस भी अपर हाउस भी है, दोनों मेंबर्स को क्या कहते हैं? क्या विधायक? जैसे इन्होंने पूछा विधायक क्या है, तो क्या ये विधि से बना है? Yes, sir. विधि का मतलब कानून होता है, तो इसके मेंबर को क्या कहेंगे? विधायक। क्या आप ऐसा समझते हैं कि जोधपुर में कितने विधायक होंगे? 10। ये ठीक कह रहे हैं, अरविंद नगर का अलग विधायक है, और ये जो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, क्या ये सरदारपुरा के विधायक हैं? हाँ। सरदारपुरा से जीत के गए हैं। तो अभी उनके गृह नगर के आगमन पे सारी सड़कें ठीक हो गई, यहाँ पर भी मार्किंग कर दी गई है कि गहलोत के गृह नगर आगमन पर विशेष बनाए, सब जगह सड़कें बिछ गई। आप देखिए सब जगह इसमें जो है बिटुमिन पड़ गया, वही दैट इज रोड़ी पत्थर। तो आप ये देख लीजिए कि अपने यहाँ आ रहे हैं तो कहीं भी जोधपुर में वो घूमेंगे, तो इस तरीके से ये होता है। तो विधायक क्या होता है? किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में क्या बहुत सारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है? Yes, तो एक कंस्टिट्यूएंसी जनरल असेंबली की होती है, वो बहुत बड़ी होती है, और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी छोटी छोटी होती हैं। फिर अब जैसे मैं कहूँ कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र का एक विधायक है, फिर यहाँ देखी जाएंगी और भी छोटा छोटा कर दो, गलियाँ बना दो। जैसे मैंने कहा नहीं कि वो दयाराम वो जो केबिल लगाता था, तो वो 6 गलियों का पार्षद है, उसके अंडर में पार्षद, वो लोकल गवर्नमेंट। सर गलियों का मतलब भाई मतलब वार्ड संख्या 1 2 करके पूरे जोधपुर में 100 वार्ड है। जैसे आप इन्होंने कहा कि 12 इसमें असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूएंसी है, 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। क्या हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जीता हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? Yes, yes, sir. उसमें पोटेंशियल है। हाँ। गहलोत क्या नहीं बन गए? हाँ, बन गए। सरदारपुरा के थे, बन गए। पूरा जोधपुर भी नहीं जीते थे, सिर्फ सरदारपुरा जीते थे, बन गए। और पार्षद, तो पार्षद यहाँ का मेयर बन सकता है। समझ में? मेयर का मतलब ये नगर पालिका है ना, Yes. सब जगह झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, ये सारा काम कौन करती है? नगर पालिका। लोगों से टैक्स लेती है, तो उनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मेयर। उसको कौन लोग चुनते हैं? क्या यहाँ के जितने पार्षद हैं जो गलियों गलियों के वार्ड के, वो सब जाके चुनेंगे। और आपको मालूम है सोजती गेट जानते हो? हाँ, yes. सोजती गेट वो जो यहाँ की मेन मार्केट है, त्रिपोलिया मार्केट, उसमें कभी गए हो? वहीं पर बहुत बड़ा एक नगर पालिका हाउस है, मेयर हाउस, उसमें वो बैठते हैं, ये भी सब जाते हैं, 3 बजे से रोज मीटिंग होती है। तो इस तरीके से आपने देखा 3 टियर गवर्नमेंट। अगर मान लो शहर नहीं है, ये गांव है, तो 50 गांव के लोग इकट्ठे होंगे और अपना वो अपना जो भी है वो मुखिया चुनेंगे,
ठीक है कि नहीं? तो ऐसा भी होता है, उसको भी हम देखेंगे कि किसे चुनते हैं। तो वो सरपंच लोग भी किसी को चुनते हैं, जैसे यहाँ पार्षद चुनते हैं तो सरपंच लोग भी चुनते हैं, ठीक है। और उसे जिला परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी देखो हमने विधानसभा और विधान परिषद की बात की, तो राज्यसभा, फिर विधान परिषद, और सबसे नीचे क्या आएगी? विधान जिला परिषद। क्या वो मैं उसमें बोला बनाऊंगा? और जिला परिषद में क्या सरपंच बैठेंगे और पार्षद बैठेंगे? बोलो। लेकिन हम तो यहाँ, तो हम यहाँ पर हैं, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई भी हो सकता है, इन दोनों में कोई भी हो सकता है। क्या लेजिस्लेचर है वहां का। अब इसके बाद यहाँ देखो, इसके एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? जैसे माही ने पूछा था क्या इस लेवल पर भी एग्जीक्यूटिव होती है, तो हाँ होती है। उसके एग्जीक्यूटिव में कौन आया था? बोलो। आईएएस आया था। तो इसके एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा? आईएएस को तो केंद्र सरकार पेमेंट देती है, ये ठीक कह रहे हैं। आईपीएस आएगा। और क्या आएगा? क्या राज्य की पुलिस होती है, स्टेट पुलिस, उसके अंदर में कौन आएगा? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आएगा कि नहीं? सर ये किसमें आएगा? यूनियन। भाई ये तो यूनियन में आएगा। सीआरपीएफ जगह जगह चुनाव कराती है, कुछ कराती है, और इसमें एमपी आएंगे ना। यस सर। और इसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा। यस सर। तो इसमें क्या आएगा? आईपीएस आएगा। स्टेट पुलिस, सर आईपीएस में स्टेट पुलिस हो गई। भाई स्टेट पुलिस वही है, उनका जो वो पुलिस ऑफिसर होता है, जैसे Yes, sir. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो होगा ये अफसर, तो इन सब का अधिकारी आईपीएस हो गया। और इसके अलावा जो स्टेट टीचर्स होंगे क्या, और भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट जिसको लगा रखे होंगे वो सब आएंगे। फिर इसमें कौन आएगा? जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? पूरे जयपुर, जोधपुर में। जोधपुर में। देख लो, जो विधानसभा विधान परिषद है वो यहाँ के राजधानी में होती है, और जो हाई कोर्ट होता है उससे नेक्स्ट सिटी में होती है। तो अगर सब कुछ जयपुर में बना देंगे तो भीड़ ही भाड़ हो जाएगी, इतने भीड़ भाड़ में रश नहीं हो जाएगा किसी सिटी में, तो उससे नेक्स्ट सिटी में बनाया जाता है। जैसे यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ में क्या हुआ? विधानसभा और विधान परिषद है। और यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। उसके अगले शहर में, उसी जगह नहीं बना सकते। ऐसा नियम है कि भीड़ भाड़ ना की जाए ना राजधानी में, नहीं तो शो नहीं खराब हो जाए। तो वहाँ सारे अपराधी पड़े और क्रिमिनल्स ही घुसे पड़े। क्या भाई, जब जहाँ पर भी आप हाई कोर्ट बनाओगे तो वो अपराधियों का गढ़ हो जाएगा, और उसमें से 10 भाग निकले तो और राजधानी की हालत सर खराब। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में हाई कोर्ट जितने शहर हैं उतने हाई कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा का सिंगल हाई कोर्ट है, जो कि चंडीगढ़ में। सर 27 तो नहीं है। बोलो, तो होंगे इतने। अब हाई कोर्ट के नाम देखोगे, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट स्टेट के हैं, बाकी हम इसमें से देख लेते सर हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो है सेशन जज, और वो जो भी आप लोग कहते हैं जिला न्यायालय हाँ। या सत्र न्यायालय, वो अब तीसरे की बात, अभी तीसरे पे अभी आएंगे। तो 1 मिनट बता रहे हैं। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया 25 हैं, तो वही कोई छोटे छोटे जैसे हैं। ईस्ट में मतलब कंबाइंड। अब जैसे बहुत सारे वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, तो ऐसे केस में कंबाइन कर दिया Yes. गया। ओके ना। वो सारे जो 7 स्टेट्स हैं ना, एटीएम आगे मम्मी से करके बनता है। असम, त्रिपुरा, एटीएम, मेघालय और मिजोरम, स्टेट गवर्नमेंट। और कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड कोई तो इन सबसे एटीएम मांगे मम्मी से पूरे बन जाते हैं। 7 स्टेट, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, उसे पूरे बन जाते हैं। ठीक है, वो देख के हम बताते हैं। अब जरा देखो, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया। और तीसरी क्या है? जुडिशरी कौन सी है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट के जज को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस। बोलो, चीफ जस्टिस। फिर ये हाई कोर्ट का भी जज है, तो वो भी जस्टिस कहलाता है। सर सबसे बड़ा सुप्रीम ही होता है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर इंटरनेशनल हाई उसमें जाओ कोर्ट में। अब लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज हो गई। तो लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि मतलब 4000 5000 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति, इस तरीके से। जैसे गांव होते हैं ना, गांव का यही साइज होता है। तो लोकल गवर्नमेंट में 3 चीजें, क्या सबसे ऊपर सरपंच होगा,
सारे सारे उसके पास नियम कानून बनाने के अधिकार है गांव के, सरपंच हुआ। और इसी तरीके से इनका कोई ये अपने कुछ रख सकता है या जो सेवादार, इसमें ये कोई एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं होता है, ये टियर नहीं होता है। और सिर्फ एक इनमें सरपंच मतलब किसी गांव का गांव का मुखिया सरपंच, और या पार्षद भी हो सकता है। पार्षद ना समझो तो उसको कहते हैं वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर क्योंकि शहरों में ये सिटी में है, और ये किस में बताओ, गांव में, विलेज में। Rural विलेज है, area। विलेज में सरपंच है और बाकी जगह Urban वार्ड area। मेंबर या पार्षद है। तीन तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है विलेज और दूसरा होता है कि जैसे कस्बा, एक तहसील, विलेज तहसील सिटी, तीन तरीके के। तहसील का मतलब है कि कोई अभी जो शहर भी नहीं है और गांव भी नहीं, उनके बीच है, उसमें सारी सुविधाएं नहीं है। जैसे वहाँ का पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ का, तो उसको कहेंगे कि अब ये तहसील है, अभी बड़ा होगा जब सारी सुविधाएं होंगी, जब बैंक खुल जाए वहाँ। गांव में तो बैंक का सवाल ही नहीं है, समझ आई बात की नहीं। तो उसके बगैर तहसील में कुछ सुविधाएं होती है, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन जब सारी बेसिक सुविधाएं हो जाए, उसको अपनी नगर पालिका तक मिल जाए, तब कहेंगे अरे ये तो शहर बन गया, इसकी अपनी नगर पालिका। और नगर पालिका मिली नहीं तो क्या उसको तुम शहर कह दोगे क्या? तो इस तरीके से तीन अलग अलग इसमें सिस्टम है। पहला मैंने क्या बताया, क्या विलेज है, तो विलेज में कौन रहेगा, क्या सरपंच उसका है। फिर तहसील होगी, तहसीलदार होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, सिटी। तो ये हो गया तहसीलदार, और इसमें सरपंच और सिटी में पार्षद। पार्षद को क्या वार्ड मेंबर कहेंगे, और वार्ड मेंबर मिलके मेयर का चुनाव करते हैं। किसका सर? भाई आप ये देख लो, ये सारे एमएलए मिलके किसका चुनाव करते हैं, प्रेसिडेंट। ये ठीक कह रहे हैं। क्यों इन्होंने कहा सीएम का, भाई इन्होंने कहा लोअर हाउस में चीफ मिनिस्टर का करते हैं। जैसे कि अब यहाँ से पूरे राजस्थान में सब एमएलए चुन गए, और उसमें मान लीजिए टोटल राजस्थान की ज्यादा जनसंख्या नहीं है, और इसके लोअर हाउस की कैपेसिटी मान लो 300 की है, कितने की, और 180 लोग कांग्रेस के चुन गए। नहीं है यहाँ कांग्रेस का ही तो चल रहा है, 180 लोग कांग्रेस के चुन गए। तो उन्होंने अपने बहुमत दल के नेता किसको बनाया बताओ, गहलोत को। बीच में इसमें और भी एक दो पार्टी के आ गए थे, जैसे सचिन पायलट की हमें नेता बना। तो गहलोत ने बोला मैं यहाँ पर बैगन छीलने नहीं आया हेडिंग पढ़ी थी न्यूज़पेपर में कि मैं यहाँ सीएम बनने आया हूँ, कोई बैगन छीलने नहीं आया हूँ। तब फिर वो चुप हो गए, बोले अभी तुम अभी बन के आ रहे हो, तुम यहाँ 3 बार विधायक, हम 17 बार से विधायक है, पूरी जिंदगी विधायकी कर चुके हैं, 17 बार चुने गए गहलोत। तो बोलो वो ऐसे चुप बैठेंगे, तो बोलेंगे उन्होंने जब इनके कितने मेंबर चुने गए बताओ कांग्रेस के 180 कांग्रेस और बाकी दूसरे पार्टी के, तो इन्होंने चुपचाप बैठकर अपना नेता किसे चुना, क्या सरदारपुरा के गहलोत को। तो जब वो बहुमत दल का नेता जो है क्या वही अब मुख्यमंत्री के लिए क्लेम करेगा, तो वो किनके पास गए, गहलोत चिट्ठी लेकर, ये सही कह रहे हैं, राज्यपाल के पास। क्यों, क्योंकि किसी राज्य का जो मुख्य अधिकारी है, जैसे देश का मुख्य कौन होता है, क्या प्रेसिडेंट, तो राज्य का मुख्य कौन होता है, राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवर्नर। तो अब ये जो गहलोत है वो कहाँ गए, गवर्नर के पास, गहलोत गए गवर्नर के पास, और गवर्नर ने बोल दिया ठीक है तुम जाओ और अपना बहुमत सिद्ध करो, जिस दिन सिद्ध कर दोगे अगले दिन आना, हम शपथ दिला देंगे कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधि के द्वारा स्थापित शपथ लेता हूं कि मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ सेवा करूंगा, अपने से छोटों को सम्मान दूंगा, अपने से बड़ों को ये करूंगा, और जो भी है ऐसा करूंगा तो शपथ हो गई। जब वो अपनी बहुमत सिद्ध कर लेगा तो फिर राज्यपाल के पास जाएगा, देखो हमने सिद्ध कर दिया, चलो शपथ लो कि ठीक ठाक काम। सर गवर्नर बनता कैसे, जो गवर्नर है हमने बताया कि ये गवर्नर तो रोज चेंज होते हैं, प्रधानमंत्री लिख दे प्रेसिडेंट से ये गवर्नर मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, चेंज करो। तो एक तरीके से जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसको अधिकार है। गवर्नमेंट जो गवर्नर है कई बार जो है ब्रीच कर देता है अपने अधिकार, वो फोर्जरी से। राज्य सरकार यहाँ की राजा है, लेकिन उसके ऊपर भी तो गवर्नर है, सर हेड तो गवर्नर होता है, गवर्नर है। तो कई बार गवर्नर अपने अधिकारों का उपयोग करता है इमरजेंसी के टाइम में, और बीजेपी का समर्थन कर देता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है ना, तो उसकी हमेशा लड़ाई चलती रहती है कि गवर्नर गलत काम कर रहा है। सर ठीक है कि नहीं, सर सिद्ध कैसे करते हैं अपने आप को, सर चीफ मिनिस्टर। जैसे ये किसके पास गया बताओ, गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास तो सिद्ध करने का मतलब है वहां पर वो गया, बोला यू ऑल एक्सेप्ट इनको अशोक गहलोत एज योर सीएम, दोज हु आर इन समर्थन से यस, दोज हु आर इन अपोज से नो, एज द पर्संस हु आर सेइंग यस एज नो, सो ही इज सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। समझ में आ गई बात आपको।
तो इस तरीके से हो जाता है, वोटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर आओ, विलेज, तहसील और सिटी में समझ गए। Yes, तो sir. इस चीज को क्या कहते हैं, जो हर सिटी में एक होती जिला परिषद, उसे क्या कहते हैं, जिला परिषद। पंचायती राज है। तो इसमें जो भी मेयर होता है, मेयर कौन इलेक्ट करता है, मेयर इज इलेक्टेड बाय वार्ड मेंबर्स। और सर वार्ड मेंबर्स को वार्ड मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं। सर मेयर क्या होता है? एमएलए मेयर होता है, मेयर इज द हेड ऑफ न्यायपालिका, जोधपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन। इसके पास बहुत पैसा आता है, जोधपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास जो हम लोग बिजली का और पानी का खर्च देते हैं टैक्स, वो किसके पास जाता है, क्या इसी के पास जाता है। और सबसे धनी म्युनिसिपल कारपोरेशन बम्बई की मुंबई। है, उसके पास 33,000 करोड़ रुपए। एक सिटी के पास जितना किसी स्टेट का फाइनेंस ना हो, बजट ना हो, उतना के लिए वो कमा रहे, इसीलिए तो भ्रष्टाचारी है। सो मेयर इज इलेक्टेड बाय वार्ड मेंबर, ठीक है। और ये हेड किसका है बताओ, इट इज हेड ऑफ म्युनिसिपल कारपोरेशन, किसका है, नगर पालिका का ना। सर एग्जीक्यूटिव का आपने कुछ नहीं बोला? है नहीं कुछ, अच्छा। ऐसा कुछ गांव के लेवल पर कौन एग्जीक्यूट करेगा। तो बस इसके अंदर में ये समझ लो, ये झाड़ू वाले यही सब आते हैं। तो हेड ऑफ, एंड इट इज हेड ऑफ किसका, म्युनिसिपल कारपोरेशन। क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो अपर हाउस है इसका भी टेन्योर 6 इयर्स का होता है, यस सर। और इसका 5 इयर्स का, यस सर। और इसका 2+2+2 इयर्स का होता है। बताओ जो चीफ मिनिस्टर है वो किस इलेक्शन के थ्रू चुना जा सकता है, 5 years। ये ठीक कह रही है, असेंबली इलेक्शंस के थ्रू। ये बोलो प्राइम मिनिस्टर किस इलेक्शंस के थ्रू चुना जा सकता है, पार्लियामेंट जनरल इलेक्शन। दिखा है कि नहीं, किसके इलेक्शन के थ्रू। जनरल इलेक्शन। तो बताओ प्राइम मिनिस्टर एमपी किस इलेक्शन के थ्रू, जनरल इलेक्शन। सही है, स्टेट जनरल इलेक्शन एमपी के। एमएलए किस इलेक्शन के थ्रू, सर एमएलए स्टेट। असेंबली इलेक्शन के थ्रू। मैंने कहीं लिखा नहीं क्या। नहीं। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके जो इलेक्शंस होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किस इलेक्शन के, तो असेंबली, राज्यसभा चुनाव, इसको क्या कहते हैं, असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन, ठीक है। और ये तो जनरल इलेक्शन हो गए, और ये राज्यसभा चुनाव, ओके। तो ये असेंबली इलेक्शन से एमएलए चुना जा सकता है, असेंबली इलेक्शन से फिर चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा, उसके 3-4 दिन बाद ही तो बन जाएगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, या फिर अलायंस के थ्रू बनेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या ये लोकल इलेक्शंस होते हैं, इसको सरपंच वाले, उसे 3 तरीके के इलेक्शंस भी हैं, तो इसको क्या कहेंगे बताओ, सर लोकल इलेक्शंस। इतनी बात समझ आ गई। तो सर क्या लोकल लोकल इलेक्शन यानी वार्ड के चुनाव। समझ सर लोकल गवर्नमेंट सर वो जुडिशरी क्या होगा सर? लोकल गवर्नमेंट का जो जुडिशरी है वो जिला न्यायालय सर आपने मेयर इज ये किसमें आपने लिखा है, लेजिस्लेटिव में लिखा है। है। सर मेयर इज ये इलेक्टेड। लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग है, ये है सरपंच, ये है, लेकिन मेयर को कौन चुनेगा, वार्ड मेंबर। ये तो सर आपने ये ऐसे लिखा है मतलब। हाँ, ये लिखिए आपकी जानकारी के लिए कि ये अपने हेड को मेयर चुनते हैं। जैसे आप कहेंगे इनके हेड को, तो आपने बता दिया सीएम है, फिर इनका हेड कौन है, यस सर। तो इनका हेड मेयर हुआ कि नहीं। यस। और उनका हेड जो है एमपी का वो प्रधानमंत्री है, इनका हेड ये, और इनका हेड जो ये 3rd टियर गवर्नमेंट है और उनका सर head प्राइम मिनिस्टर किससे इलेक्शन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जनरल इलेक्शन, पूरे देश का एक साथ चुनाव होगा। अब बाकी क्या स्टेट असेंबली इलेक्शन अभी थोड़े दिन में सुन रहे हो कि नहीं, यूपी और पंजाब के चुनाव हैं, हाँ। तो ये स्टेट इलेक्शंस हैं, इससे मुख्यमंत्री चुना जाए, सीएम भी सीएम ही चुना जाए। जब स्टेट गवर्नमेंट है और कौन चुनेंगे, एमएलए ही जाएंगे सारे, तो वो अपने अपने जहाँ पे भी बैठेंगे विधानसभा में, वहाँ पर अपने सीएम को नहीं चुनेंगे। बोलो कौन खड़े हैं इसमें अभी? बोलो, कौन खड़े हैं इसमें अभी इलेक्शन के रूप में? सभी खड़े हैं, सब अपनी अपनी पार्टी को। सर ओवेसी भी कोई है? ओवेसी भी है, AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी, तो सब अपने अपने हैं, अपना क्लेम कर रहे हैं। जीतते भी हैं। जीतते नहीं हैं। अब देखो, हाँ। चलिए देखो, ये जितनी चीजें बताई गई हैं ये इस चैप्टर में से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर से संबंधित है। क्योंकि ये इस चैप्टर की आधारशिला थी, इसके बिना ये चैप्टर ही ना समझ पाते। हाँ। वैसे तो ये आना चाहिए आप लोगों को, लेकिन हमें लगा कि शायद ना आता हो, तो मैंने बता दिया।
वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखिए now let us come to the point. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो किसी भी इसमें जो भी डेमोक्रेसी है उसका पिलर क्या है कि क्या वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, क्या वो उसका मेन हेड होता है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो इलेक्शन कमीशन का हेड है। तो एक उसकी मेन ब्रांच दिल्ली में है और बाकी अलग अलग शहरों में भी ब्रांचेज हैं वहाँ के लोग जानने वाले। लेकिन ये ना सोचो कि वो राज्य सरकारों के अंडर में, वो केंद्र के अंडर में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी के अंदर में सब कुछ है। और फिर जो भी है, चाहे स्टेट इलेक्शन बॉडी हो या केंद्र में इलेक्शन बॉडी हो, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और वही सब जगह चुनाव कराती क्या, चाहे लोकल इलेक्शंस हो, चाहे आपके असेंबली इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस, उसे कौन हेल्ड कराता है, कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। केंद्र से नहीं मतलब है, वो केंद्र से इंडिपेंडेंट है। अगर केंद्र के अंडर में आ जाए तब तो केंद्र ही को जिता दे, वो किसी की नहीं मानती है। वो अगर यूपी में चुनाव हो रहा है तो अंबेडकर पार्क के सभी हाथियों को ढकवा देगी, कहेगी ये हाथी देख के कहीं ये लोग मायावती को वोट डालें। हो सकता है कि नदी में कमल खींच ले तो चादर डलवा दे, एक कमल देख के कहीं कमल को वोट ना दे दे, ऐसा होता है। तो उसके मन में जो आएगा वो करेगी। वो कोई चाहे वो ये भी नहीं देखती कि ये अगर मान लीजिए वहाँ ऐसे साइन दिखा दिया था कमल का निशान लेके, प्रधानमंत्री वोट देने गए तो यहाँ कमल का निशान था, तो उनके ऊपर बैन लगा दिया था। बोले कहाँ से कमल आप लगा के गए चुनाव में? तो छोटी छोटी चीजें वो देखती है। क्या आप वहाँ प्रचार करने गए थे क्या? जैसे प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री ने मान लीजिए कमल का यहाँ पर एक वो टैग लगाया, जैसे ब्राउच होता है ना, पिन, और वो लगा के चले गए तो उनके ऊपर केस चला था। बोले आप इसकी जवाबदारी दो, कैसे आप कमल लगा के चले गए बोलते? तो क्या आप प्रचार नहीं कर सकते ना? जब 2 दिन बाकी हो चुनाव के, तब आप कोई सिंबल किसी को नहीं दिखा सकते, ये विक्ट्री साइन नहीं दिखा सकते। दिखा दिया तो फिर गए। तो ऐसे भी जा सकते हैं ना, दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी सिंबल या हिंट नहीं कर सकते। जैसे राहुल गांधी ने हाथ दिखा दे, बोले तुम हाथ का प्रचार कर रहे हो, हाथ क्यों हिलाए? ये चीज होती है। अब देखो ना, अभी पहले हम लोग चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़े, फिर आपको दिया जाएगा ना। अब हम लोग आ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। Now note down certain things. In democratic countries, decisions are taken by consulting each other, but practically it is not possible to sit together. So, in most democracies, people rule through their representative. In most of democratic countries, people rule through their representative. अगर कहीं चुनाव होते हैं तो क्या इसका मतलब वहां डेमोक्रेसी है? बोलो। Yes, sir. क्यों ये सबने बोला यस, अनुराग नो क्यों बोला? No, भाई sir. सभी लोग तो यस सर बोले। जरूरी नहीं है बस। इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए वहां पर लोगों के पास पर्याप्त ऑप्शन है कि दिस गवर्नमेंट को हटाने का, तब डेमोक्रेसी है। इफ देयर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड देयर इज ए impartial election, कोई पक्षपातपूर्ण चुनाव ना, and people have sufficient option to remove या dethrone the government, अगर ऐसा हो तब हम कहेंगे तब वहाँ डेमोक्रेसी। and there are a number of parties which can independently express their views। ऐसा भी ना हो कि सिंगल पार्टी हो, जैसे चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी पार्टी सबको बैन कर दिया गया, जेल कर दिया गया, मार दिया गया। तो अब ऐसे रशिया में भी चल रहा है। रशिया में तो अभी पुतिन ने अपने विपक्षी को ही मरवा दिया जहर देकर, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? और उन्होंने बोल दिया अब हम ही जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे राष्ट्रपति। क्या ये डेमोक्रेसी है? सब खुद को ही ऐसा चाइना में भी कर दिया गया है। तो ये नहीं मतलब है कि अगर कहीं पर इलेक्शन हो रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन पार्टी ही नहीं वहाँ दो पर एक। चाइना में चेंज हो सकता है, चाइना में एक ही पार्टी है, तो उसी के मेंबर्स के बीच चेंज करे पीपल तो करें, लेकिन पार्टी तो एक ही है। तो फिर कोई विरोध नहीं रहेगा। एक आदमी का दूसरा क्या विरोध करेगा? वो अभी तक किसी का समर्थन करता है। पार्टी होनी चाहिए, पार्टी में मेंबर्स होते हैं लाखों, तब जुलूस निकलता है। एक पार्टी में थोड़ी ना कुछ होगा। कभी अगर कह दो मोदी को चुनोगे कि अमित शाह को, तो लो एक ही जैसा, तो सारा ऑप्शन दे दिया, हम किसे चुने?
वो तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी है कि पार्टी तुम नहीं किसी को खड़ा करने दोगे? हम अपनी पार्टी बना सके। अभी ओवैसी घूमते थे और कल AIMIM बना दी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बना दी। कल तक घूमते थे, अब एक पार्टी बन गई। पार्टी कोई भी बना सके तब तो डेमोक्रेसी है। हम अपनी बात कह सकें, ठीक है, तब डेमोक्रेसी। अब चाइना में अगर 2 लोग से ज़्यादा लोग कहीं पर हैं तो उनको बैठने नहीं जाएगा, बात नहीं करने देगा, कहेंगे तुम सरकार के खिलाफ योजना बना रहे हो। सिर्फ 15 मिनट पहले एक आदमी यहाँ का जाके वहाँ बैठा था रेलवे स्टेशन में, बोले कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोला 15 मिनट बाद मेरी ट्रेन है। 15 मिनट बाद ट्रेन है तो अभी क्यों बैठे हो? ट्रेन तो यहाँ कभी लेट नहीं हुई पिछले 50 साल में, तुमको 1 मिनट पहले आना चाहिए ना। तुम्हारी लोकल ट्रेन लेट होती, तुम अभी 15 मिनट पहले से बैठे। हर 2 मिनट में पुलिस आ रही है, बोले तुम बाहर निकलो, टहलो, फिर आना 15 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आना अंदर, अभी क्यों आए हो? ऐसे वहाँ पर वहाँ के गांव के कुछ लोग 400 लोग आ गए, बोले हमारे बिजली पानी नहीं है चाइना। बोले ऐसे 400 लोग भीड़ लगा के मत आओ, गुट बना के 2 लोग आओ यहाँ रिपोर्ट लिखाओ, ऐसे क्यों आ रहे हो? फिर अगले दिन फिर आ गए। उसी दिन वहाँ पर रात में सारे औरतों को, बच्चों को, आदमियों को, बूढ़ों को, सबको मरवा दिया गया। बोले म्यूटिनी कर रहे हैं। ये चाइना में जो वहाँ की पुलिस है, जो सेना है, वहाँ दोनों तरफ कॉलर पिन लगी होती है कि जरा सा झुके नहीं कि ये अंदर जाएगी। ये तो आपको मालूम है। और 80% चाइनीज आर्मी के लोग डिससेटिस्फाइड हैं अपनी सेना से। सब बोला तो उधर MLA MP को भी आर्मी में भेज दे। कोई भी, अब कितने लोगों को मरवा दिया गया। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर जो बादल है कहीं भी बरसवाए जा सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर इसीलिए घूमते हैं कि बादल का गुच्छा कहाँ दिख रहा है, ये बीजिंग जाए तो वहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड की इस पर बौछार की जाए, वहीं गिर जाए। तो बीजिंग में क्या हुआ, उन्होंने बादल गिरा दिया और बर्फ बन के गिर गया। 800 लोग बीजिंग के मारे गए, दुनिया को पता ही नहीं चला। तो ये डेमोक्रेसी है। तो आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी नहीं है चाइना में। जो एक पार्टी और एक रूलर चाहे वो करवा सकता है। वहाँ पर अगर वो बोल दिया जाए कि इस गली में घड़ी का यही पुर्जा बनेगा तो दूसरा तुम काम नहीं कर सकते, वही पुर्जा जिंदगी में बनाओ। तुम्हारी निजी हॉबी नहीं है। क्यों? क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। तो अब जरा देखिए, तो इन डेमोक्रेसीज हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव, क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं? तो उसने बताया हमको, मैं हजरत निजामुद्दीन में बैठा था, बोला तुम लोग बड़े किस्मत वाले हो, तुम हमसे गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास आज़ादी तो है। तुम चौराहे पे खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते किसी को। तुम तो यहाँ गाली देने शुरू करो, हाँ ठीक है भाई, अब क्या बात है, क्यों दे रहे हैं, होता है कि नहीं? जो राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वी आर हैविंग एक्सेसिव सिविल राइट्स। सिंगापुर और भारत में चुना गया कि सिंगापुर वालों से कहा गया तुम्हें एक्सेसिव सिविल राइट्स चाहिए कि तुम अमीर बनना चाहते हो। बोले हमें सिविल राइट्स नहीं चाहिए, हम अमीर बनना चाहते हैं। तो सिंगापुर वालों ने जब बोला अमीर बनना चाहते हैं, तो सरकार ने इतना ज्यादा इकोनॉमिक बाउंस किया कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका 12 लाख वेतन है और वहाँ के लोगों का 1100 लाख वेतन है प्रति साल। इतना, वो हमसे गरीब थे, लेकिन उन्होंने कहा हम अपने राइट्स छोड़ने को तैयार हैं, मुझे अमीर बनाओ। तो एक्सेसिव डेमोक्रेटिक राइट्स की वजह से जानते हो क्या होता है कि टिकैत जैसे लोग बैठ जाते हैं, रोज उस सड़क पे 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब सड़क घेर के बैठ जाओगे, उसके ऊपर सरकार फ्लाईओवर बना रही है, ठीक है तुम यहीं बैठे रहो, हम ऊपर से गुजर जाएंगे। ये है एक्सेसिव सिविल राइट। उसकी वजह से देश का नुकसान होता है। हम एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें गरीबी मिलती है कि अच्छे अच्छे कानून नहीं पास हो पाते। ये चीज है। तो अब हमने देखा हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वी आर डेमोक्रेट, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं क्योंकि वी आर ओवर पॉपुलेटेड एंड वी कैन नॉट असेंबल, ठीक है, एवरी नाउ एंड देन टू वोट ऑन एनी मैटर। क्या कर सकते हैं? एंड मैनी ऑफ अस आर नॉट नोइंग अबाउट द इशू। हम वोट करने भी चले जाएंगे, फिर हम लोगों से पूछेंगे सीए है क्या जिस पे हम वोट कर रहे हैं? अरे दे दो वोट ना, क्या है तो हमें कौन देना, डालो इस पे वोट। तो कई लोग, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि वहाँ जो जानकार लोग हैं, लोकसभा की एक बात सुनो, कितने जानकार लोग कितनी बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं। तो हम ये ज्यादा जरूरी है कि हम हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाएं कि ये अच्छा है कि हम वहाँ प्रबुद्ध लोगों को भेजें। वी शुड इलेक्ट ए काबिल पर्सन टू सेंड देयर इन जो हाउसेज सो दैट दे कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस। वो ज्यादा अच्छा है कि हम ही निर्णय लें, वो अच्छा है। बहुत सारे लोग तो अनपढ़ हैं, वो जानते भी नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, तो क्या वो उस पर चर्चा कर पाएंगे कि मनी का इन्फ्लेशन हो रहा है? तो किसान को मालूम होगा क्या कि क्या निर्णय लेना है? और कई एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन पर हम निर्णय ले पाएंगे क्या? हमको मालूम ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों निर्णय लें ना। Election provides a mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to. Election का क्या योगदान है? Elections
प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, इसको नोट करिए, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म बाय विच, सारे सेंटेंस सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, बाय विच पीपल कैन चूज their representative and at regular interval। ये नहीं कि आज चुना कल हटा दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। and change them if desired in next election। ये नहीं कि आज चुना कल नहीं हटा सकते हो ना। रेफरेंडम क्या होता है बोलो? अच्छा, रेफरेंडम का मतलब है सरकार कभी कभी लोगों से कहती है अच्छा इस विषय पे अपना मत दो, तुम लोग मोबाइल के थ्रू अपना वोट करो, बताओ दिल्ली में तुम्हें फ्री अस्पताल सेवा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब लोग अपना मत करते हैं, आधे से ज्यादा लोग कहें हाँ हमें चाहिए, उसको कहते हैं रेफरेंडम। जनमत संग्रह करना, सरकार ऐसा भी कर सकती है किसी नियम को लागू करने से पहले लोगों की विचारधारा भी ले सकती है, उसको कहते हैं रेफरेंडम। समझ में आया? लोगों की वोटिंग बीच बीच में लेना कि बताओ किसान बिल मैं लागू करूं कि नहीं, तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या, जरा अपना मत तो दो। तो लोग कहते हैं नहीं लागू करो, तो सरकार नहीं लागू करेगी। बोलो बात समझ आई? बीच बीच में 5 साल के बीच बीच में रेफरेंडम लेना बात बात पे, तो उसको क्या कहते हैं? जनमत संग्रह, लोगों का मत लो। अब नेक्स्ट देखो, तो इलेक्शंस तो जरूरी हैं। तीसरी चीज है इलेक्शंस क्या है? क्या ये ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन है बिटवीन सेवरल पार्टीज और कैंडिडेट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के नहीं होते हैं, वो अलग अलग निर्दलीय का मतलब समझते हो, जो बिना पार्टी के होते हैं ना, उनका ना वो कांग्रेस के, वो कहते हैं हम तो अपने बल पे चुनाव जीत जाएंगे। वो जोधपुर में हमें 5000 लोग जानते हैं, मैं तो अकेले ही खड़ा हूँ, हम किसी पार्टी के थ्रू नहीं खड़े हूँ, लोगों की सेवा की। तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कैंडिडेट जो कंटेस्टिंग होती करते हैं, क्या उन्हें कंटेस्टेंट कहते हैं? तो वो या तो पार्टी की तरफ से भी खड़े किए जा सकते हैं। अगर पार्टी आपको खड़ी करेगी कि ठीक है तुम बीजेपी का टिकट मिला है, तुम खड़े हो जाओ, तो फिर क्या वो तुम्हें देगी? लो 20,000 रुपए लो और लड़ो चुनाव, 20 लाख रुपए लो, जीत के दिखाओ। समझ में आई बात कि नहीं? है सब पैसे तो हमें देना पड़ेगा। पैसे क्या होता है, जब पार्टी आपको टिकट देती है तो कुछ पैसा भी देती है, लो इसको खर्च करो और जीतो। सर जब दे रही है अच्छा, हमें मतलब हमें आप तो खर्च करोगे ही अपनी तरफ से जीतने के लिए, क्योंकि जीत गए, एक पार्षद को 5 करोड़ मिल जाता है, और तुम कहीं के एमएलए बन गए तो तुम्हारे पर तो करोड़ों की बारिश हो जाएगी। मालूम है कि अभी ये जब बन रही थी कांग्रेस सरकार तो सबको 5 सितारा होटल में 30 दिन रोका गया था कि दूसरे लोग हमारे सांसदों को खरीद न लें, विधायकों को खरीद न लें। तो वहाँ खरीद फरोख्त चलती है, वहाँ पर उसी 10-15 दिन में तुम्हारे मकान खड़े हो जाएंगे, कई गज जमीन मिल जाएगी, कहाँ कहाँ तुमको इतने प्रलोभन दिए जाएंगे। हैं? जिसे मुख्यमंत्री बनना है, जिसे मुख्यमंत्री बनना है उसके हाथ में तो सारा बजट है, 10% लोगों को बांटे, बाकी अपनी जेब में। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे कुछ लोगों का समर्थन चाहिए, तो वो क्या तुम्हें खरीद फरोख्त के लिए सब कुछ दम नहीं लगा देगा। एक एक विधायक कीमती है, तुम जीत के गए हो, न जाने कितना पैसा पा गए होंगे पाली के पीपी चौधरी। सिर्फ इस पाली के पीपी चौधरी तो मेरे सांसद है, ये तो करोड़ों में खेल रहे होंगे। वहां पर जो अगर एमपी बन गया, वहां पर 400-500 करोड़ से नीचे की तो बात ही नहीं होती। 500 करोड़ ले लो कल, हाँ इससे यस कह देना, से नो मत कहना, सिर्फ इसके लिए, हर से यस के लिए 500 करोड़। और जो ये हैं इनको भी विधायक हैं, ये भी 50 करोड़ से नीचे नहीं मानते, और ये जो हमारे दयाराम है ये तो 50 लाख में भी मान जाते हैं। से यस कहाँ 11,000 पाते थे, से यस में 50 लाख। ठीक है कि नहीं? और वो कहाँ से पैसा आता है? ये हम लोगों का टैक्स है जो उनमें बढ़ता है ना। अब जरा देखिए, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये क्या है? क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है? इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग सेवरल पार्टीज। बहुत सारी पार्टियां भी अपनी जीत हार के आधार पर करती हैं। देखो हमारी बात सही भी, अब कांग्रेस जीत गई। सेवरल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं
several parties and candidates के बीच ये प्रतिस्पर्धा है। If there is no competition, elections will be pointless। अगर कंपटीशन ना हो, एक ही आदमी खड़ा हो जाए तो इलेक्शन में कोई मतलब है क्या? और सर उसमें कोई फिक्स अमाउंट भी यूज करने का होता है ना कि इससे ज्यादा नहीं करना। ये चीज रहती है, लेकिन लोग ज्यादा ही खर्च कर लेते हैं। Then elections are pointless। तब फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर कोई एक ही व्यक्ति खड़ा हो जाए, जैसे चाइना में। एट द सेम टाइम इलेक्शन कंपटीशन हैज मेरिट्स। इलेक्शन कंपटीशन की डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं। जरा देखो क्या क्या है। इलेक्शन कंपटीशन हैज डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शन। क्या इलेक्शंस को जीतने के लिए लोग फाउल मींस का यूज करते हैं, लोगों को मरवाते हैं, धमकाते हैं, ऐसा करते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं जो गलत तरीके से वो कमाते हैं। सो इलेक्शंस कंपटीशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। बहुत लोग कहते हैं हिंदुओं तुम हमें वोट देना, और फिर उनको कहेंगे मुस्लिमों तुम हमें वोट देना। क्या ये एक तरीके से हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है, जो हमारी एकता है, उसको खंडित करने का एक योजना नहीं है? सो इट इज, वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, लोगों को आपस में तोड़ते हैं। सो नाउ it creates a sense of disunity. It creates a sense of disunity. Okay, so and factionalism in ये disunity करता है। Parties and candidates use dirty tricks to win election. Parties and कैंडिडेट यूज डर्टी ट्रिक्स। उसमें सब कुछ आ जाता है कि वो कुछ भी करें। ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। देखो पावर करने के, गेन करने के लिए पहले लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और लोग अगर लोगों के वोटों से ही जीत जाए तो इससे बड़ी क्या चीज है? अल्टीमेटली आदमी के अंदर इस प्रकार की हमेशा चाहत रही कि पावर पा जाए। पैसा तो बहुतों के पास है, लेकिन शक्तियां पाना चाहते कि नहीं, चाहे अलेक्जेंडर हो चाहे हिटलर हो। तो पावर के लिए अगर आसानी से मिल जाए तो थोड़ी बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज करने में हर्ज क्या है? वो तो यही सोचेंगे, कहाँ पहले लड़ाइयाँ लड़ी जाती, 2-4 लोगों को मार ही दिया तो क्या हुआ, ऐसा सोच सकते हैं ना वो। अब देखिए ना, इलेक्शंस के ये तो डीमेरिट्स हो गई ना, मेरिट्स क्या हो गई? Merits का रेगुलर इलेक्शन कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। कांग्रेस सोचेगी हार गए तो क्या हुआ, अब की और मेहनत करेंगे, अगली बार जीत जाएंगे, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं 5 साल। सो रेगुलर इलेक्शंस लोगों में एक ऊर्जा भरे रखता नहीं, अभी अगली बार जीते, मेहनत करो जीत जाओ, हताश नहीं होते हैं जो हारे हुए। सो रेगुलर इलेक्शंस, ओके, सो रेगुलर इलेक्शन कंपटीशन, इसको कहते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल सर वो क्या लिखा है सर? बोलिए। मैट्रिक्स ऑफ इलेक्शन। मेरिट, डीमेरिट्स और मेरिट्स ऑफ इलेक्शंस की रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी समय समय पर होने वाली चुनावी प्रतिस्पर्धा लोगों को ऊर्जावान किए रहती है। सो ये है प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा, they know if they raise issue for people want to be raised then they will win in their election। अगर वो लोग ऐसे इशू रेस करें जो लोग चाहते हैं, जैसे कांग्रेस ने कहा आप किसान बिल हटाओ, किसान बिल हटाओ, क्यों उसने कहा? क्योंकि उसे लालच है कि लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है वो अगर तुमने रेस कर दिया तो लोग कहेंगे कांग्रेस ने हमारा रेस किया था, इसी। सो दे नो इफ दे रेज, if they raise, ठीक है, issues concerned to public,
then they will win in next election. तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। सर किसान बिल जो सही था गलत था सर। देखो किसान बिल, सर, किसान बिल था ही कोई क्या? भी चीज है ना, यहाँ विपक्षी पार्टियां हर चीज का विरोध कर रही हैं। सर था ही क्या उसमें? कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन वही विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो विरोध किस लिए? मिसगाइड करने के लिए। एक्चुअली ऐसा कुछ बता नहीं पाए। जो आप पूरा डिबेट सुनो ना, पूरा डिबेट कई घंटों का है जो लोकसभा का, तो उसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं रखा है। तो जब बिना तैयारी के विपक्ष होता है तो कहता है क्यों नहीं हम एब्सटेन करें। वो वहां बैठना ही नहीं चाहता लोकसभा में। आप देखो कितनी फजीहत होती है। जो विपक्षी दल है ना, वो बोल नहीं पाते कुछ, और इनके केंद्रीय जो मंत्री हैं, क्या वो उनका बहुत तीखे तीखे जवाब देते हैं कि तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम कुछ पूछ नहीं पाते। तो उससे अच्छा सोचते हैं चलो हम इसका बहिष्कार करते हैं, चलो बाहर खड़े रहो मूर्ति के पास, गांधी जी के पास। तो जब लोगों को नहीं आता, एक होता है कि डिबेट करो, या तो तुम डिबेट करो, तो डिबेट करोगे तो पढ़ के आओगे। तुम पढ़ना चाहते नहीं हो। कौन पढ़ना चाहता है? सबके 4-6 मेंबर हैं। अब ये जानते हैं कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, 4-6 मेंबर से क्या होता है। तो वो सोचते हैं चलो चलो बाहर खड़े हो जाओ, वहाँ झंडा लेकर। पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अध्ययन भी नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ उनके तीखे जवाबों से भी बचेंगे। ये चीज So कंसर्न टू पब्लिक। अब जरा देखो, एक और डिमेरिट क्या है, ये जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, देन द जो लीडर्स होते हैं, दे आर नॉट फैमिलियर विद द पीपल्स इशू, एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर, जानते ही नहीं क्या। अभी तो चुन के आए हो, अभी तुम्हें क्या पता चलेगा कि क्या। सो दे कैन नॉट डील इट इफेक्टिवली। तो क्या वो उन मुद्दों को इफेक्टिवली डील कर पाएंगे? तो बार बार अगर लीडर चेंज होता रहे तो ये भी एक डिमेरिट है। और बाहर वाले देश भी सम्मान नहीं करते, अरे ये तो अभी फिर चला जाएगा, 1 साल बाद तो जा नहीं वाला। तो ऐसी स्थिति में जो देश को सम्मान मिलना चाहिए वो मिल पाएगा। जो प्यूतिन को मिलता है, जो प्यूतिन अपनी बात रखेंगे, सोचेंगे 30 साल रहने वाला, इससे क्या बच के जाओगे। और जो हमारे यहाँ का वही, तो फर्क नहीं पड़ जाएगा। अब देखो, इसके अलावा और जो रूलिंग पार्टी है वो क्या चाहती है? रूलिंग पार्टी नोज इफ दे विल नॉट वर्क इन फेवर ऑफ पीपल, देन दे विल बी एब्डिकेटेड, दे विल बी डिथ्रोन फ्रॉम देयर पोजीशंस। उनकी पोजीशन से हटा नहीं दिए जाएंगे। अपोजिशन पार्टी इस लालच में काम करती है कि अगर मान लो हम रेस करेंगे तो अगली बार जीतेंगे। और रूलिंग पार्टी किस फायदे में काम करती है? अच्छा करो तो पाओगे फिर से कुर्सी। सो रूलिंग पार्टी, ये इसके फायदे हैं, गुण है। सो रूलिंग पार्टी वर्क इन फेवर ऑफ पीपल सो दैट it can win election। और इसमें एक डिमेरिट और क्या बताइए कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस मेक लीडर्स अनफैमिलियर विद द करंट इश्यूज, अनफैमिलियर विद current issues। ये बात हो गई। इतना ही रखिए।